नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि का अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसके चरण को जानेंगे कि क्या क्या चरण हैं इसके। व्यय विधि में व्यय के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या हैं जो इस विधि में शामिल किए जाते हैं, तथा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इनको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड का अर्थ। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष में देश के समस्त निवासियों द्वारा किए गए कुल घरेलू अंतिम उपभोग व्यय और निवेश व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि के चरण, क्या क्या स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं, किस तरीके से हम इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इन चरणों को हम जानते हैं। पहला चरण है, एक लेखा वर्ष में सभी निवासियों के अंतिम उपभोग व्यय तथा सकल निवेश का योग करके बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। यानी कि एक लेखा वर्ष में देश के सभी निवासियों के द्वारा जो भी अंतिम उपभोग व्यय और अंतिम सकल निवेश व्यय हुआ है उसका योग ज्ञात करके हम बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। सूत्र रूप में हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट एमपी बराबर निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण और सकल घरेलू स्टॉक में वृद्धि। दूसरा स्टेप है, इसके बाद दूसरा चरण है, इसके बाद हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कुल अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा देने पर हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाता है। हम इसको भी घटाते हैं और मूल्यह्रास को भी घटा देते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से, तब हमें साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तीसरा चरण है, साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात मूल्य अर्थात कुल निर्यात मूल्य माइनस कुल आयात मूल्य, इन दोनों का अंतर मतलब हम जोड़ देते हैं साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में, तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। ये तीन चरण हैं व्यय विधि के, जिनके अंतर्गत हम या जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यय घटक जोड़े थे। वो व्यय घटक थे निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये दोनों ही अंतिम उपभोग व्यय जोड़ने पर सकल घरेलू उपभोग प्राप्त हो जाता है, यानी कि इन दोनों का योग सकल घरेलू उपभोग व्यय के बराबर होता है। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है सकल घरेलू स्थिर या अचल पूंजी निर्माण, और चौथा है स्टॉक या माल सूची में परिवर्तन। संबंधित लेखा वर्ष में स्टॉक या माल सूची में कितना परिवर्तन हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है व्यय का। सकल घरेलू स्थिर या अचल पूंजी निर्माण एवं स्टॉक या माल सूची में परिवर्तन का योग सकल घरेलू निवेश व्यय के बराबर होता है। इसमें सकल निजी निवेश व्यय एवं सकल सरकारी या सार्वजनिक निवेश व्यय शामिल होता है। और पांचवा व अंतिम महत्वपूर्ण घटक है वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात मूल्य। तो ये 5 प्रकार के व्यय या 5 प्रकार की जो व्यय मदें हैं वो इसमें शामिल होती हैं व्यय विधि के दौरान राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में क्या शामिल होता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में क्या शामिल होता है, सकल घरेलू स्थिर या अचल पूंजी निर्माण के अंतर्गत क्या शामिल होता है, स्टॉक या माल सूची में जो परिवर्तन है उसका क्या तात्पर्य है, और इसमें
माल सूची में या स्टॉक में क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। और पांचवा है वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात। इसको भी हम जानेंगे कि ये होता क्या है। पहला व्यय घटक है निजी अंतिम उपभोग व्यय। घरेलू बाजार में देश के सभी निवासियों द्वारा चालू खाते के व्यय अर्थात अंतिम उपभोग व्यय को ही निजी क्षेत्र का अंतिम उपभोग व्यय माना जाता है। इसमें शामिल होने वाले व्यय हैं गैर लाभकारी निजी संस्थाओं का चालू व्यय, निजी क्षेत्र द्वारा नई टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय, निजी क्षेत्र द्वारा स्वयं आवासित भवनों के अनुमानित किराए का भुगतान मूल्य क्या होगा वो भी इसमें शामिल होता है। अगला जो व्यय है जो इसमें शामिल होता है निजी क्षेत्र द्वारा स्वयं उपभोग के लिए किए गए उत्पादन का मूल्य, और खाना, कपड़ा व रहने की जगह के रूप में गृहस्थों द्वारा अपने नौकरों को किए गए गैर मौद्रिक भुगतानों का अनुमानित मूल्य भी इसमें शामिल होता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय में ये सभी मदें शामिल होती हैं। लेकिन पुरानी चीज़ों, रद्दी व कबाड़ की बिक्री से हुई प्राप्तियां इस व्यय में से घटा दी जाती हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय के आकलन के लिए हमें दो प्रकार के आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला बाजार में बिकी हुई कुल मात्रा और दूसरा परिवारों द्वारा चुकाई गई खुदरा कीमतें इन खरीदी गई मात्राओं के लिए। इन दोनों की गुणा करने पर हमें कुल निजी अंतिम उपभोग व्यय प्राप्त हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण व्यय मद है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इस व्यय में शामिल व्यय मदें हैं पहली सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि उनको दिए जाने वाले वेतन या मजदूरियां इसमें शामिल होती हैं। दूसरा सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा, प्रतिरक्षा व कानून और व्यवस्था आदि के क्षेत्रों में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए चुकाया गया शुद्ध क्रय मूल्य ये भी इसमें शामिल होगा। आगे सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों आदि के प्रयोग हेतु चुकाया गया शुद्ध क्रय मूल्य भी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल होगा। अब ये शुद्ध क्रय मूल्य क्या होता है इसको जानते हैं। सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए चुकाए गए कुल क्रय मूल्य में से सरकार द्वारा इन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से जो प्राप्ति हुई है उसको घटा देने पर शुद्ध क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। लेकिन सरकारी उपभोग व्यय में देशी व विदेशी हस्तांतरण भुगतानों को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि यह पिछले वर्ष की आय का हिस्सा है न कि वर्तमान लेखा वर्ष की आय का, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं करते सरकारी उपभोग व्यय में। तीसरी मद है सकल घरेलू स्थिर या अचल पूंजी निर्माण। सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण में शामिल होने वाली मदें हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नई टिकाऊ वस्तुओं जैसे कि भवनों, मशीनों व उपकरणों के क्रय और निर्माण पर होने वाला व्यय। पुरानी टिकाऊ वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाकर जो प्राप्त होगा वो इसमें जुड़ेगा, सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण में शामिल होगा। दूसरी मद जो इसमें शामिल होती है एक लेखा वर्ष में भूमि गुणवत्ता सुधार पर होने वाला व्यय, एक वर्ष से अधिक समय लगने वाले वन संवर्धन कार्यों पर होने वाला व्यय, भवन निर्माण पर होने वाला व्यय, परिवारों द्वारा गृह निर्माण पर होने वाला व्यय और सरकार द्वारा नहर, बांध, सड़क, रेल, बिजली व संचार आदि पर किया गया व्यय। ये सब सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण के अंतर्गत शामिल होता है। भारत में संस्थागत आधार पर सकल घरेलू स्थिर या अचल पूंजी निर्माण का 3 श्रेणियों में विभाजन किया जाता है, सार्वजनिक, निजी एवं गृहस्थ क्षेत्र। हमने इन सभी को एक साथ ही यहाँ पर लिया है। चौथी मद है स्टॉक या माल सूची में परिवर्तन। माल सूची में या स्टॉक में परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि संबंधित लेखा वर्ष में जो स्टॉक है अर्थात वस्तुओं का जो भंडारण है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो वस्तुओं के भंडारण में
संबंधित लेखा वर्ष में जो भी वृद्धि हुई है वो इस व्यय विधि में व्यय के अंतर्गत शामिल होती है। स्टॉक या माल सूची में शामिल होने वाली मदें हैं। पहला, अर्धनिर्मित, तैयार तथा कच्चा माल इसमें शामिल होता है। अर्धनिर्मित या तैयार वस्तुएं और कच्चा माल इसमें शामिल होता है। दूसरा है मांस के लिए पाले गए पशु, कटे हुए वृक्ष एवं काटी गई फसलें। ये एक अन्य मद है जो स्टॉक या माल सूची में शामिल होती है। लेकिन खेतों में खड़ी फसलें और वनों में खड़े वृक्ष स्टॉक में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये संबंधित लेखा वर्ष की आय का हिस्सा नहीं है। पांचवी मद है जो कि व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना में हम शामिल करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात। वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात वर्ष भर में देश से निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा देश में आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतर है। अर्थात निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का ये अंतर होता है। एक देश जितना भी दूसरे देश को माल विक्रय करता है, माल बेचता है, वो निर्यात कहलाता है। और जो वो विदेशों से खरीदता है, जितनी भी वस्तुएं वो विदेशों से खरीदता है, उसका मूल्य आयात मूल्य कहलाता है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात कहलाता है और ये व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अब क्योंकि ये निर्यात मूल्य और आयात मूल्य का अंतर है तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये धनात्मक तब होता है जब देश के निर्यात उसके आयात से अधिक होते हैं और ऋणात्मक तब होता है जब देश के निर्यात उसके आयात से कम होते हैं। शुद्ध निर्यात मूल्य ऋणात्मक होने पर जो राष्ट्रीय आय होगी वो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से कम होगी, और अगर शुद्ध निर्यात मूल्य धनात्मक होगा तो जो राष्ट्रीय आय होगी वो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से अधिक होगी। तो ये इसका प्रभाव होता है ऋणात्मक और धनात्मक होने पर शुद्ध निर्यात के। आगे बढ़ते हैं। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में ध्यान रखने योग्य बातें। ये क्या क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? पहला, मध्यवर्ती उत्पादों पर होने वाले व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए ताकि व्यय की दोहरी गणना से बचा जा सके। केवल अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा हस्तांतरणों पर किया गया कुल व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। हस्तांतरणीय व्यय के उदाहरण हैं उपहार, दान, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति आदि। ये हस्तांतरण के उदाहरण हैं हस्तांतरणीय व्यय के। इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बिना किसी मेहनत के या ये कह लीजिए कि बिना किसी उत्पाद सृजन के लोगों को प्राप्त होती हैं। इन वृत्तियों और भत्तों को प्राप्त करने वालों से इनके बदले में किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं ली जाती और न ही ऐसी अपेक्षा की जाती है। ध्यान रखने योग्य अगली बात है कि सभी पुरानी वस्तुओं पर खर्च को प्राक्कलन से बाहर रखा जाना चाहिए, यानी कि पुरानी वस्तुओं पर होने वाले खर्च को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे चालू अवधि के उत्पादन पर हुआ खर्च नहीं माना जा सकता। इसी तरह से किसी व्यक्ति से पुराने अंशपत्र या ऋणपत्र या उत्पादक इकाइयों से नए अंशपत्र, ऋणपत्र या सरकार से बॉन्डों की खरीदारी भी इसी तरह के नए उत्पादन की खरीदारी नहीं है, बल्कि केवल संपत्ति का हस्तांतरण मात्र है। तो ये भी इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पुरानी वस्तुओं पर जो भी खर्च होता है वो वर्तमान वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।